Good evening, everyone. If you are preparing for DSSP TGT Natural Science, then watch this video till end because we are discussing some physics questions which are very important from examination point of view. So let's start. We will discuss few questions which are very common in multiple exams. So let's start. तो देखिए आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे सबसे पहले पढ़ लीजिए एंड लिख लीजिए क्वेश्चन को, एंड हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है आपको कि आपके पास कोई ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि आपके पास कोई प्रिज्म है और ये अब ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है, राइट। तो फिर आपको इस प्रिज्म का क्या दे रखा है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जो एंगल है ना ये आपको अभी नहीं पता, ध्यान रखना। पर एंगल ऑफ डेविएशन आपको कितना दे रखा है, 4 डिग्री। ये है प्रिज्म का एंगल, ये नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम इस प्रिज्म को किसी पानी के कंटेनर में ऐसे इमर्ज कर दें, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है पानी का, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। हम लाइट इस पर सेम इंसिडेंट रे फॉल कराएंगे सेम एंगल से, पर एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होता है, इस ये जो आपके पास प्रिज्म है इसका ये एंगल, और साथ में इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। ये आप ना ध्यान रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं सॉल्व DSSB के अंदर। तो हम शुरू करते हैं इसी टॉपिक से। तो आपके पास सबसे पहले जो प्रिज्म है इसका आप डी बताइए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू में इसका एंगल। तो डी कितना दे रखा है आपको, 4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। यहाँ से आप आसानी से क्या निकाल लेंगे, ए विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 0.5 ए, तो ए विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 0.5, दैट विल कम आउट टू बी दिस। ये आपके पास आ गया है, इसका जो एंगल है 8 डिग्री आ गया है। अब इन्होंने कहा है इस प्रिज्म को इन्होंने किस में रख दिया है, पानी में। प्रिज्म को पानी में डिप कर दिया। अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए, तो निकाल दीजिए फिर से वही सेम फॉर्मूला लगा के, ए न्यू -1। अब यहाँ पे डी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए तो सेम ही रहेगा, उसका एंगल आपको -1 भी एज इट इज़। एक बात बताइए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 कहाँ था, हवा में, यानी कि जब वो लाइट हवा से इसके अंदर आ रही थी। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ड्यू टू एयर, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एयर आपके पास 1.5 है। पर आपको इसका ये भी तो पता होना चाहिए, जब पानी में से लाइट इस प्रिज्म में जा रही है तो कितना होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट विल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पहले निकालना पड़ेगा आपको, राइट। तो आप वो कैसे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाटर वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर आपको 1.5 दिया है, एंड वाटर का कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4/3। तो 4 इंटू में 3 कर दीजिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा। 5 के टेबल्स कट कीजिए, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा 9/8 आ गया आपका। जब ये पानी में होगा तब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ लिखे 9/8। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, अब एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 9 - 8, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 डिग्री। तो जब ये जी देखिए, प्रिज्म जब हवा में रखा हुआ है तब वो कितना डेविएट कर रहा है, कितने एंगल पे, 4 डिग्री। और जब उसे पानी में इमर्ज कर दिया है तब कितना है, 1 डिग्री। तो ये आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 116, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ प्रिंटेड पेज इज़ कैप्ड प्रेस्ड बाय अ ग्लास क्यूब। देखिए यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे कुछ ना लिखा हुआ रख दिया है, एक पेपर है उसके ऊपर एक कांच का हमने क्या रख दिया है, क्यूब। अब वो ऑब्वियसली ऊपर से अगर आप इसको देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो वो आपको लिखा हुआ ऊपर की तरफ दिखाई देगा, राइट। तो क्यूब में सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं इसको ऐसे नहीं करके सिंपल वे में लिख देती हूँ, इतना ऐसे। पेज इसके नीचे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए इसकी एक्चुअल दूरी पेज की कितनी है, 6। एक्चुअल दूरी पेज की नीचे डेप्थ कितनी है, 6, रियल डेप्थ जिसे बोलते हैं। अब आपको वो कुछ ऊपर दिखाई देगा, इस लंबाई को क्या कहते हैं, अपीयरेंट डेप्थ, राइट, उसकी एक्चुअल गहराई।
अब आप ऊपर से देख रहे हैं, ध्यान रखना। और इस जो भी एक क्यूब है इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, ग्लास क्यूब का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन में अपीयरेंट डेप्थ होता है। तो यहाँ से रियल डेप्थ 6 है तो अपीयरेंट डेप्थ आराम से निकल जाएगी, दैट विल कम्स आउट टू बी, चेक कीजिए, 4। तो ये आ गई अपीयरेंट डेप्थ, यानी वो 4 मतलब इतनी दूरी पे वो दिखाई देगा। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा है what amount will be the printer letter appear to be shift when viewed from top। वो कितना मतलब आपको ऊंचाई पे, कितना ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली कितना दिखाई दे रहा है वो नहीं पूछा, कितनी ऊंचाई पे दिखाई दिया। तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना था, ये गैप, ये वाला गैप, कि कितना ऊंचा दिखाई दिया आपको, कितना उठ के। तो 2 रियल ये थी, यहाँ पे अपीयर हो रहा है, उठा कितना, वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 2 सेंटीमीटर वो उठाया। तो ये है आपका आंसर इसका। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 हीटर्स आर मार्क्ड दिस एंड दिस। आपको देखो 2 हीटर दे रखे हैं, उनकी ये पावर रेटिंग दे रखी है, सीरीज़ में कनेक्ट किया है और इसको आपको 200 वोल्ट की से बैटरी से कनेक्ट किया है। आपको 4 ऑप्शन है, पहले तो इसको समझिए। इस तरह के क्वेश्चन DSSB में शिफ्ट 1, 1, 2 दोनों में थे। जब तक जितने हमने डिस्कस किए ये सारे क्वेश्चन DSSB में आए हुए हैं, ठीक है। ये DSSB का पेपर नहीं है पर कोई और पेपर है, पर सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 हीटर हैं। अभी मैं ऐसे बॉक्स बना देती हूँ क्योंकि पूरा बनाना पड़ेगा। तो इसको हमने 200 वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है सीरीज़ में, और इनकी पावर रेटिंग दे रखी है। ये इसका वोल्टेज है, ये इसकी पावर रेटिंग है। पहले वाले की 300 वाट, दूसरे वाले की 600 वाट। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा एक ही बात ध्यान रखना कि आप इसमें ना टोटल करंट निकाल लो इस पूरे सर्किट में, बस इतना ध्यान रखिएगा। टोटल करंट निकालने के लिए इसमें टोटल रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो आपको कैसे भी करके इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V²/R। देन R विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, V²/P। बस इसी से हमारे दोनों रेजिस्टेंस निकल आएंगे। तो पहले इसको R1, इसको R2, मैं रेजिस्टेंस के नाम दे रही हूँ। तो R1 कैसे निकालेंगे आप, पावर कितनी, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, 200 का स्क्वायर करना है आपको, अपॉन में यहाँ क्या है पावर 300। तो ये कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 3। पहले का आ गया, दूसरे का निकाल लीजिए। 200 V के स्क्वायर को आप पावर से डिवाइड कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 200/3। तो ये आपने R1 R2 निकाल लिया, दोनों सीरीज़ में जोड़ दीजिए। तो टोटल R क्या हो जाएगा हमारे पास, 400/3 प्लस 200/3, दोनों का एलसीएम तो 3 आएगा, तो 600/3, दैट विल कम्स आउट टू बी 200 ओम। ये आ गया हमारे पास टोटल R। I निकाल लीजिए, I क्या होता है हमारे पास, V/में R। टोटल V कितना है, 200, R कितना है, 200। टोटल I आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास टोटल I आया है, वेट, 1 एम्पियर आ गया हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें हम हीट निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। तो दोनों डिवाइसेस में, दोनों हीटर में हीट निकाल लीजिए। पहले वाले में H1 बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर, R कितना है इसका, हमने निकाला था 400/3। तो ये हमारे, और T कितना है पर सेकंड पे निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 सेकंड का। तो ये हमारे पास H1 आ गया। अब H2 निकाल लीजिए, I² R कितना है दूसरे वाले का, 200/3। तो आप एक बात बताइए, T तो फिर से हम 1 सेकंड ले रहे हैं, H1 आप देख सकते हैं दुगना है H2 का। देखिए यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कुछ नहीं सॉल्व करना अब। तो ये H1 बड़ा है, यानी हीट प्रोड्यूस्ड H1, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी, ज़्यादा। पहले वाले हीटर में हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन 300 वाट हीटर इज़ मोर। ये आपका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने नोटिस किया है, और ये सारे 11th-12th बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अब आगे चलेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ फिल्म, आप ध्यान से सुनिएगा। कोई आपके पास, इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता रही हूँ, कोई फिल्म मतलब कोई
मटेरियल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ फिल्म विच स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ, कोई लाइट इस पर फॉल कराई गई तो ये इसकी कितनी थिकनेस हो कि वो उस लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत ही छोटा सा, कि मैं थिकनेस को टी मान लेती हूँ। थिकनेस है ये, टाइम नहीं है ना ही टेम्परेचर, थिकनेस है। 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख लीजिए कहीं पे। 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये जो लैम्डा दे रखी है ना, लैम्डा यानी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फिल्म, ये जो मटेरियल है ना इसके अंदर, इसके इक्वल होगा। और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फिल्म इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, इसका, इस मटेरियल का। तो यहाँ पे ना ये सब कुछ आप चेंज कर दीजिए, इसकी जगह पर आप ये वैल्यू पुट कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो टी विल बी इक्वल्स टू 1/2, नीचे चला जाएगा 4, लैम्डा कितना दे रखा है 589, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब इसे सॉल्व कैसे करें, ये तो हो ही नहीं रहा, मतलब बिना कैलकुलेटर के। 589 को ना मैं होती तो मैं इसको 600 मान लेती, ऊपर 600, ताकि मुझे मेहनत कम करनी पड़े। ये कहाँ चला जाएगा, पॉइंट ऊपर। अब इसको 4 से कट कीजिए, 4 1 ज़ा 4 बचा 2, ये 1500, ठीक है। वेट, मैंने यहाँ पे 1.25 रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है 1.5, तो मुझे यहाँ पे 1.2 रखना चाहिए, 2। अब 125 को इससे डिवाइड करना है, 25 की टेबल से कट करते हैं, 25 5 ज़ा 125, और 25 के टेबल में 6 पे क्या जाता है 150 इंटू अपॉन में दिस। अब इसको और सॉल्व करेंगे, एक ज़ीरो और लगेगी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 के टेबल से इसको फिर से कट कीजिए, तो ये 120 नैनोमीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर। मेरा आंसर 120 आया है, जबकि पीछे 118 है, तो नियर अबाउट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहली बात थोड़ा सा एरर लाया था। और एक बात और, जब 25 का ज़ीरो ऊपर जाएगा तो एक ज़ीरो और आएगा, तो ये इस तरीके से। अब ये बिल्कुल ठीक है, तो आप देख लीजिए जहाँ जहाँ मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कन्फ्यूज़, क्योंकि यहाँ पे 1.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ध्यान रखना कि मैंने नियर अप्रोक्स करके किया है, इसलिए आंसर बिल्कुल सेम नहीं आया है, पर यही आंसर है। इन सिंपल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे ये सारे ऑप्शंस में पूछा है। तो देखिए, इसको सिंपल भाषा में करें तो एक पेंडुलम समझ लीजिए। पेंडुलम जब इस तरफ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, हाँ, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो, मिनिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। इसको इस तरीके से कर लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन की बात हो रही है, यानी यहाँ की, तो देखिए यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की भी बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी आती है ना, तो यहाँ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी के में जी आता है तो इसको एक्सेलरेशन मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन हाई। तो इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी मिनिमम, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, तो ऑप्शन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, हाँ ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो आप देखिए ध्यान से क्या लिखा है इसके अंदर। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून गोइंग अप विद द यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास एक बैलून है, उस बैलून से यहाँ पे कोई खड़ा है, इसने एक पत्थर फेंका नीचे ग्राउंड पे, राइट, और इस बैलून की अभी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर। आगे क्या लिखा है, द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्टोन। अब देखिए बैलून, वो जो पत्थर फेंका है, अच्छा इसकी ना बैलून यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, जा रहा है ऊपर, यानी कि ना एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है। अब पत्थर नीचे फेंका है, तो अब ये पूछा है कि जब तक पत्थर नीचे आएगा तो बैलून की ऊंचाई ग्राउंड से कितनी होगी। पहले ये तो पता ही नहीं हमें कि बैलून कितना ऊपर जा चुका है, तो ये निकाल लीजिए बैलून कितना ऊपर गया है, और फिर उसके ग्राउंड से 50 ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो ये भी नहीं पता कि अब कितना ऊपर गया है, तो कैसे निकालेंगे, जितना टाइम इस पत्थर को ऊपर आने में लगेगा उतना ही टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले इसका टाइम निकाल लीजिए, ये पत्थर जो नीचे गया कितना टाइम ये लेगा। तो देखिए एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब उसके बाद इसकी एस, पत्थर जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो प्लस कन्वेंशन लेना है, साइन कन्वेंशन, और नीचे आ रही है तो माइनस।
अब पत्थर ऊपर से नीचे -50 दूरी तय करके आ रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 5, टाइम पता नहीं है हाफ। एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, दे रखा है 10 तो 10 ही ले लीजिए, इंटू में t का स्क्वायर, ये 5 से जा रहा है ना, तो ये हो गया -50 इक्वल टू 5t प्लस 5t स्क्वायर। 5 सब कुछ हटा दीजिए तो ये क्या बचेगा आपके पास, -10t प्लस टी स्क्वायर, राइट। और एक बात और, जी एक्सेलरेशन क्योंकि पत्थर नीचे आ रहा है तो हमें माइनस में लेना चाहिए था -10, तो ये -5t स्क्वायर आएगा, तो यहाँ आपके पास ये t भी माइनस में आएगा। तो अब इस t को उधर डाल दीजिए, तो टी स्क्वायर -t -10 इक्वल टू 0। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो सॉल्व कीजिए तो t विल बी इक्वल्स टू -b माइनस ऑफ -1 फिर प्लस माइनस अंडर, इसमें अंडर रूट, है ना, आपके पास क्या होता है 4ac, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू क्या है -10 अपॉन में 2a, 2 टाइम्स ऑफ 1। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10 है यहाँ पे, तो 4 10 सा 40, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर -40 आ जाएगा, और जो कि प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्किप कर दी है, b स्क्वायर तो किया ही नहीं है। तो t विल बी इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर भी करना था मुझे, b स्क्वायर -4a एंड -10 अपॉन में 2 इंटू में 1। तो आप इसे सॉल्व करें, यहाँ पे 1 प्लस माइनस अंडर रूट, आप इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 फिर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 40 अपॉन में 2, तो ये आ गया 1 प्लस अंडर रूट 41। हम माइनस वाले को नहीं लेंगे, अभी इसे हम कैलकुलेटर से नहीं करेंगे। देखिए सिंपल, अंडर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6, अंडर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7, तो लगभग 6.5 मैं मान के खुद ही कर रही हूँ, 6.5 प्लस 1 कितना होता है 7.5/2। तो ये आपका क्या आ गया टाइम, कौन सा टाइम, जितना इस स्टोन को ऊपर से नीचे आने में लग रहा है उतने ही टाइम में ये बैलून भी तो ऊपर गया होगा, ये बड़े वाला बैलून। तो देखिए आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। अब डिस्टेंस हमें पता नहीं, वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी 5, टी कितना आ गया हमारे पास 7.5/2। तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये लगभग आपका, कट करूँ इसको तो 35, ओके, तो ये 18.7 कुछ आएगा, आप इसको देख लीजिएगा, 18.7 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आप इसमें 50 ऐड कीजिए, क्योंकि हमें ग्राउंड से गुब्बारे की अब की ऊंचाई बतानी है, तो ये 68 पॉइंट मेरा तो 7 आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, राइट। और आप जब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, द एक्चुअल वेट ऑफ पर्सन इज़ mg। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है, ध्यान रखिएगा, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो किसी भी बॉडी का अपेरेंट वेट पता है क्या होता है, उसका वेट प्लस एम ए, जितनी एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो एम जी प्लस ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर लिफ्ट आपको ऊपर से नीचे लेके आ रही है तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, अभी ऊपर जाने की बात हो रही है, तो एम जी प्लस ए। द मून वुड डिपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, भाई मून है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से डिपार्ट हो जाए तो कितनी उसकी स्पीड, कितना % स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, तो 42। लास्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सर्कुलर कॉइल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0I अपॉन में 2R। वायर में अलग होता है स्ट्रेट और इसमें अलग होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कोई आपके पास कोई आपको मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस पॉइंट पे बतानी है, ये इससे कितना दूर है वो नहीं बताया, पर इस ये जो दूरी है ना
ये x इक्वल्स टू √3r दे रखी है। तो जब भी एक सर्कुलर लूप के बाहर कोई किसी भी पॉइंट पे जब आपको b निकालना हो ना, तो वो हमेशा ध्यान रखना इस फॉर्मूले में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। u0i अपॉन में 2 तो था ही, यहाँ आ जाएगा r²। और अब बस एक चीज़ और कर देना, जितनी ये दूरी है ना x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, इस पूरे का √3/2। ओके, इसको अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे। u0i r² एज इट इज़ 2। अब x की जगह आप क्या रखेंगे, √3r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और पूरे का 3/2। √3r का जब स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, वो 3r²। और 3r² पीछे वाले r² से मिलके क्या बन जाएगा, 4r²। तो ये हो जाएगा u0i² अपॉन में 2 अंदर हो गया 4r² रूट ये 3/2। क्या हम 3/2 को ऐसे नहीं लिख सकते, 2 4r² और √4r²। तो √4r² कितना हो जाएगा हमारे पास, 2r²। समझ रहे हो आप क्या कह रही हूँ मैं। आपके पास √ ये आया था 4r एन स्क्वायर, हमने इसको तोड़ के लिख दिया, उस समय क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में r। तो अब देखिए r से r ये कट गया। अब ये पूरा जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है पीछे वाला, वो तो पुराने वाला b है। तो हमने जो नया b निकाला है वो पुराने वाले का क्या है, b अपॉन में 8। तो ये आपका p अपॉन में 8 आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन। आपको कोई भी अभी क्वेरी हो या कोई नया क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट अलग तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये वो क्वेश्चन जो DSS में आए थे और उस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे, वो नहीं है एग्जैक्टली जो DSS में आए थे, बट उसी तरह के आप चेक कर सकते हैं। शिफ्ट नंबर 1, 2, 3 तीनों फीमेल कैंडिडेट्स के फिजिक्स के सॉल्व किए गए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं। शिफ्ट नंबर 1 और 2 के फिर भी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़ी से ट्रिकी हैं, जबकि शिफ्ट नंबर 3 में क्वाइट थोड़े सिंपल हैं उसके कंपैरेटिवली। तो आप इन सबको कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।